हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा लाइटिंग का एंगल थोड़ा सा और चेंज किया है। पहले से कुछ और बेटर लाइटिंग लग रही है क्या? चलो जी, आ जाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं। और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है भाई AVS10। ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट कोड है इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समझिएगा, ऐसा नहीं है कि AVS10 कोड लगाया तो सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाओगे या मेरा कोई एक पर्टिकुलर बैच देख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब समझना। मान लो आपने एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, तो एसएससी कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेज हैं सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। वो जो चल रहे हैं चाहे खत्म हो गए, सारे के सारे बैच आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाएंगे। अब इस मॉडल का फायदा क्या है? मान लो आप किसी XYZ ऐप से मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का कोर्स परचेज करते हो, तो मैं मान लेता हूं कि 1500 इंटू 4 यानी 6000 रुपीज आप फीस देते हो एक साल के सब्सक्रिप्शन की। सबकी लगभग एक साल की वैलिडिटी होती है, तो लगभग आपके 6000 रुपए खर्च होंगे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस करने में। वहीं अगर मैं एसएससी की बात ये अपना अन अकेडमी की बात करूं, तो यहाँ पे भी AVS10 कोड लगाने के बाद शायद 5850 के अराउंड पड़ता है, उसको भी चलो 6000 ही मान लेते हैं, यानी फीस इक्वल है। तो फिर ये कैसे बढ़िया है? इसमें क्या बेनिफिट है? अब समझना, मान लो यहाँ पे आपने किसी मैथ्स के टीचर का कोर्स परचेज किया था, आपने 10-15 दिन देखा, फिर आपको बढ़िया नहीं लग रहा, एक चैप्टर बढ़िया पढ़ाया, बाद में मजा नहीं आया, अब क्या करें? फिर दोबारा किसी और टीचर का कोर्स परचेज करोगे। अरिथमेटिक सर ने बढ़िया पढ़ाया, एडवांस में आपको मजा नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे? फिर किसी और टीचर का कोर्स परचेज करोगे। इंग्लिश में ग्रामर अच्छी पढ़ाई, वो क्या मजा नहीं आ रहा आपको, कभी कहोगे कि अच्छा ये ग्रामर का बैच था, उसकी फीस दे दी, फिर थोड़े दिन बाद अपडेटेड कंटेंट वाला बैच लॉन्च हो गया, आप तो फिर दोबारा फीस दोगे। अब तो प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो गया, आप दोबारा फीस दोगे। तो भैया इसके अंदर ऐसा है, सिंपल सा एक सिस्टम है। एक बार आपने फीस दे दी, उसके बाद दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर चाहे उस टीचर के आपकी मर्जी है, मैथ आपको किन से पढ़ना है किन से नहीं पढ़ना, आपने 3-4 क्लास लगा के देखी, जो आपको मैथ्स के टीचर अच्छे लगे, जो आपको रीजनिंग के टीचर अच्छे लगे, इंग्लिश के अच्छे लगे, उनसे आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है जी। ये भाई 28 जुलाई को ये फीस बढ़ने की डेट है, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो देखना उससे पहले पहले अपना कर लो प्लान। ये हर संडे को टेस्ट होता है, विनर्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ये आपको पता ही है, कॉम्बैट जिसको बोलते हैं। मेरा बैच भाई कल शुरू हुआ था, कल उसकी पहली क्लास थी, आज उसकी सेकंड क्लास है। 2 महीने में मेरा एक ही बैच आता है। ग्रामर, वोकैब, आरसी कंप्लीट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। कल पढ़ाया था नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप का होता है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ये सब बातें कल मैंने आपको पढ़ाई थी। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूँ और इसको बढ़िया लेवल तक लेके जाऊंगा। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जेरेंट क्या होते हैं, वेर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कहाँ लगाते हैं, इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे करते हैं, जेरेंट का पैसिव कैसे करते हैं, यहाँ तक बैच का लेवल मैं लेके जाऊंगा। ठीक है जी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो मुझसे पढ़े हैं वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। इस बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा भाई। एक ये वोकैब का बैच भी चलता है, पहले वाला पहले ग्रामर का बैच होता है, उसके बाद वोकैब का बैच होता है। इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, वो लाइव देखना जरूरी है। चलो जी, आ जाइए। AVS10 मेरा कोड है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो ये कोड लगा के अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये जो कोड है ना यार, ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी में ही काम करता है, आपको डिस्काउंट के लिए यूज करना है। ये उन बच्चों के लिए बात बता रहा हूँ, मान लो कोई ऐसा बच्चा है कि सर मैं आपसे पढ़ता हूँ, मुझे आपके लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, मैं चाहता हूँ आपका कोड रिकमेंड करना, लेकिन मेरा कोई एसएससी वाला दोस्त नहीं है। तो भैया बैंक में, रेलवे में, सीडीएस में, नीट में, हर जगह ये कोड काम करेगा, आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। चलो जी आगे, इसमें बताइए जरा।
इसमें बताइए जरा क्या एरर है। बहुत बढ़िया। अब आपने पढ़ा होगा दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं लगाते, है ना, दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं लगाते, ये बात आपने पढ़ रखी होगी। तो यहां पे क्या कर रखा है, ये वाला क्लॉज भी फ्यूचर में लिख रखा है और ये वाला क्लॉज भी फ्यूचर में लिख रखा है। अब आपको पता होगा अगर कि ये दो दो अपन क्यों फ्यूचर इकट्ठे साथ में नहीं लगाते, अगर एक चीज के होने के लिए दूसरी चीजें कंडीशन की तरह से काम करती है तो उसको रियल टेंसेस के अंदर लिखना पड़ता है, यानी मॉडल टेंसेस या विल वाले टेंसेस के अंदर अपन नहीं लिख सकते। इस सेंटेंस का मतलब समझो, अगर तुम इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढ लो, अगर तुम इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढ लो तो तुम एबल हो सकते हो, तुम एबल हो जाओगे फाइनलाइज करने प्रोजेक्ट को, मतलब तुम में क्षमता आ जाएगी इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने की। यानी जब तक तुम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे तब तक तुम ये प्रोजेक्ट को फाइनलाइज नहीं कर पाओगे। यानी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए इसका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये वाला काम नहीं हो सकता, यानी इस वाले काम को पहले रियलिटी बनाना पड़ेगा, यानी रियल टेंस में लिखना पड़ेगा। तो इफ यू विल फाइंड नहीं, यहां पे आएगा इफ यू फाइंड। भैया आई बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। साहू भाई तुमने कुछ और ही रख लिया, कैन के साथ एबल टू नहीं आता, बिकम के साथ एबल टू में कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर कक्कड़ बच्चे करते हैं भाई, मेरे हाथ में वो कुछ नहीं है, वो अनअकैडमी जब वहां के लिए ऑन करेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, देखो आगे अनअकैडमी को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मेल वगैरह कर सकते हो, अभी मेरे पास उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। अब आपने पढ़ रखा होगा लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है, लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो जो सलाहें उनके एल्डर्स देते हैं और उनके वेल विशर्स देते हैं उन पे। तो यहां पे आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। और दूसरा यहाँ पे दा तो आएगा ही है, ठीक है, दा लगा ही हुआ पहले से, पर्टिकुलर कर रखा ना, कौन सी एडवाइस, किसकी एडवाइस, उनके एल्डर्स की एडवाइस। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। मुझे बताओ ये वर्ड पढ़ा तुमने, एवर सिंस, ये वर्ड पढ़ा है क्या तुमने, एवर सिंस, तब से। मैं नीतू से मिला था लगभग 2 साल पहले, मैं नीतू से मिला था लगभग 2 साल पहले, और मुझे याद है वो तब से, मुझे याद है वो तब से। तो यहां पे क्या वर्ड का यूज करोगे, एवर सिंस। अब काफी बच्चे यहाँ पे एवर फोर नहीं, यहाँ पे वर्ड आएगा एवर सिंस। यहाँ पे काफी बच्चे कह रहे हैं कि हैड कर दो, देखो उसके दो लॉजिक है कि वो नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आप ये सोच रहे हो कि पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है, यहाँ पे एंड लगी हुई है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पे वो वाले रूल अप्लाई नहीं होते कि मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं इसमें एक क्लोज का दूसरे क्लोज के साथ रिलेशन वैसा नहीं होता।
ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, कहने का मतलब उसका उस क्लॉज पे कोई वो नहीं है डिपेंडेंस। तो यहाँ पे ये वाला पास्ट में, तो ये वाला पास्ट में लिखना जरूरी नहीं है, फर्स्ट लॉजिक। दूसरी बात, आप इसको अगर हैड रिमेंबर्ड कर रहे हो तो हैड रिमेंबर्ड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट परफेक्ट कब लगाते हैं? पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले होने के लिए। अब मुझे बताओ, पहले तुम मिले कि पहले तुम्हें याद है? वो बिना मिले कैसे याद होगी भाई वो? तो पहले तुम मिलोगे तभी तो याद होगी। तो मिलने का काम तो तुमने पास्ट इंडेफिनिट में लिख रखा है, और याद करने का काम तुम पास्ट परफेक्ट में कर दोगे, तो लॉजिक ही गलत हो गया। कुछ आई बात समझ में? तो ये दो लॉजिक्स थे जिनके बेस पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ भाई क्या एरर है? निर्मल, नितिन, ब्रह्मन, मुकुंद, सुदीप, देविंदर, मोनू, मुकुंद, बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताओ जरा। आपने एक चीज सुन रखी होगी, जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूं, आपने एक आई सर्जरी वाला एरर पढ़ रखा होगा प्रिंट टू पैरामाउंट का, है ना? आईज सर्जरी काट के आई सर्जरी करवा देते हैं, ये वाला एरर पढ़ रखा होगा आपने, कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो उसका हम प्लूरल नहीं करते, क्योंकि एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते, ऐसे लगा के प्लूरल नाउन के होते हैं। ये है भले ही नाउन, लेकिन यहाँ पे सर्जरी को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है सबकी सब लड़कियां जो विद्यार्थी हैं, यानी कौन सी वाली स्टूडेंट? गर्ल स्टूडेंट, जो फीमेल स्टूडेंट है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शब्द है ये स्टूडेंट को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है भले ही नाउन, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर में ये इसको क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं होना चाहिए, गर्ल स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताइए जरा क्या एरर है? तरुण भारद्वाज, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो? ये गर्ल के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस क्यों आएगा? लड़कियों की स्टूडेंट क्या लिखना चाह रहे हो? कोई पोजीशन थोड़ी बनाना है यहाँ पे, लड़कियों ये स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है। मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट जैसे वो तो सीधे एडजेक्टिव होते हैं। मान लो एक नाउन को एडजेक्टिव की तरह से काम लोगे तो बस उसका प्लूरल मत करना। ये वही है जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयर कंडीशनर, उसी टाइप से काम कर रहा है। अपोस्ट्रोफी एस वगैरह कुछ नहीं आएगा भाई यहाँ पे। मैंने ये कहा है क्या गर्ल्स लगा दो ऐसे? बिल्कुल गलत है ये नहीं आएगा कुछ भी। कोई पोजीशन थोड़ी बनाना है यार यहाँ पे। इसमें बताओ जरा। सी पार्ट में क्या दे रखा है यार? इन द गर्ल्स कॉमन रूम, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। हाँ ये बच्चे तो सही कर रहा है, ये सही कर रहा है भाई। ये टाइपिंग एरर है बच्चे, ये अपोस्ट्रोफी एस ना इधर आना चाहिए था, गर्ल्स के यहाँ आना चाहिए था। ये सही कर रहा है भाई, तुम ये सही कह रहा है, ये टाइपिंग एरर है। एक्चुअली गर्ल्स कॉमन रूम होना चाहिए था, पहले प्लूरल होगा फिर पोजीशन बनेगा। इसमें किसी सिंगल लड़की का कॉमन रूम नहीं है ना, इन सबका है। ये सही कह रहा भाई, वो टाइपिंग एरर था भाई, वो सही कह रहा है। इसमें बताओ जरा। अब ये बहुत पुराना घिसा पिटा एरर है, ये आपने 50 बार देख रखा होगा, है ना? अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं, मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, या तो ऐसा लिख लो, है ना? मोस्ट से इस सेंटेंस की शुरुआत कर लो और ये इज वगैरह हटा दो, सीधा बिकॉज से इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर लो।
लेकिन भैया अगर तुम सेंटेंस के शुरुआत में लिख चुके हो द रीजन वाई, अगर तुम ये रीजन लगा के यहाँ पे क्लॉज बना चुके हो तो फिर अब रीजन को बताने वाली कंजंक्शन लगाओगे कि सिंपल कंजंक्शन लगाओगे? वो रीजन जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं वो है क्योंकि कि वो है की। तो यहाँ पे सिंपल कंजंक्शन चाहिए जिसका मीनिंग की होता है और वो है दैट। बिकॉज नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। शिवम, दिव्या, नायक, शिवांगी, मस्ती मौज, बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। वो बूढ़ा आदमी जो यहाँ पे जो बैठा है, वो बूढ़ा आदमी जो उस रूम में बैठा है, वो यहाँ, अब यहाँ पे लिख रखा लिव्ड। ऐसा नहीं है, देखो आपने जो मुझसे पढ़े हैं, देखो उनको तो पता होगा, जो मुझसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि ऐसा नहीं है कि फॉर के साथ सिर्फ यही दो टेंस आते हैं। फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, यही दो टेंस आते हैं। जनरली बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया फॉर के साथ प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकते हैं। अगर मुझे कहना है कि वो यहाँ 2 महीने के लिए रहा था, ही लिव्ड हेयर फॉर 2 months, क्या दिक्कत है इसमें? लिव्ड में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस मीनिंग के हिसाब से गलती है। इस सेंटेंस का मीनिंग देखो, वो जो आदमी उस कमरे में बैठा है वो यहाँ 2 महीने रहा था और उसने आज तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है। प्रेजेंट परफेक्ट, तब से लेकर अब तक। अगर पास्ट में कभी रहा था तो लिखते प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी थी, ही नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम लिखते। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिख रखा है, इससे पता चल रहा है कि तब से लेकर अब तक उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, यानी वो अब भी रह रहा है। अब भी रह रहा है तो भैया इसको यहाँ पे लिव्ड मत लिखो, यहाँ पे हैज बीन लिविंग या हैज लिव्ड लिखो। हैज बीन लिविंग भी लिख सकते हो और हैज लिव्ड भी लिख सकते हो। हैज बीन लिविंग लिखोगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा वो आदमी जो रूम में बैठा है वो यहाँ रह रहा है 2 महीने से। और हैज लिव्ड लिख दोगे तो उसका मीनिंग निकलेगा कि वो आदमी जो रूम में बैठा उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि रहना बंद कर दिया, बस डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेस किस चीज पे है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि 2 महीने हो चुके हैं उसे रहते हुए तो हैज लिव्ड लगाएंगे। अगर आप इस बात पे स्ट्रेस नहीं देना चाहते, सिर्फ ये कहना चाहते हो 2 महीने से रह रहा है, उस बात पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहते, सिर्फ एक्शन पे स्ट्रेस डालना चाहते हो, तो हैज बीन लिविंग लिख लो। जिन्होंने मेरे से टेंस पढ़ा है उनको पता होगा कि हैज लिव्ड लगाने से क्या मीनिंग आता है और हैज बीन लिविंग लगाने से क्या मीनिंग आता है। इसमें बताइए जरा। एक यार जो मैंने कल अनाउंसमेंट करी थी कि ये जो अपनी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी वाली, जो फ्री क्लासेस होती हैं, उनके लिंक अब टेलीग्राम पे शेयर नहीं होंगे। वो कुछ मिसकम्युनिकेशन था अनअकैडमी की टीम के साइड से। रात को फिर मेरे को मेल आया कि वो कुछ गलत कम्युनिकेट हो गया। एक्चुअली क्या है, लिखना ये था कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम लिंक शेयर नहीं करना है, लेकिन बोल दिया उल्टा कि आपके टेलीग्राम पे अनअकैडमी का लिंक शेयर नहीं करना है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई उनकी तरफ से। मैंने ठीक पढ़ा था भाई, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं थी। आगे से जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा। दोनों जगह, जहां पे फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, दोनों जगह मैं लिंक शेयर करता था, ऐसे दोनों जगह किया करूंगा। मतलब कोई चेंज नहीं है, जैसे चलता था पहले वैसे ही चलता रहेगा। हाँ जी, कुछ याद आया? बिजी के साथ प्रीपोजिशन आती है विद। बोलने सुनने में आपको इन बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बिजी के साथ आती है प्रीपोजिशन विद। आई एम बिजी विद माई वर्क, ना कि आई एम बिजी इन माई वर्क। एंगेज्ड के साथ इन प्रीपोजिशन आती है और बिजी के साथ विद प्रीपोजिशन आती है। इसमें बताओ जरा क्या आएगा।
हाँ, थर्सडे फ्राइडे वाला कंफर्म है भाई। नेक्स्ट वीक से थर्सडे फ्राइडे को छुट्टी रहा करेगी और संडे मंडे ये अपना सैटरडे संडे को क्लास हुआ करेगी। वो मेरा डिसीजन था, तो उसमें कुछ पढ़ने सुनने सोचने में कुछ गलती नहीं हुई है, ठीक है। वो मेरा डिसीजन है। तो थर्सडे, इस हफ्ते तो मंडे टू फ्राइडे क्लास हो ही गई अपनी, इस हफ्ते तो सैटरडे संडे की छुट्टी है। अगले हफ्ते से जो अब छुट्टी थी वो अब थर्सडे फ्राइडे की हो जाया करेगी, सैटरडे संडे को क्लास लिया करूंगा आगे। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट शारजा इन ऑर्डर टू विन द मैच। इंडिया ने बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत केयरफुली खेला उस मैच में, जो कि शारजा में हुआ था मैच जीतने के लिए। तो यहाँ पे प्ले वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए? केयरफुल तो एडजेक्टिव होता, तो यहाँ पे मुझे एडवर्ब चाहिए, तो केयरफुल ही लिखना चाहिए था। और यहाँ पे एवरी नहीं बच्चे वेरी आएगा, ये टाइपिंग एरर है। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, अब आपने पढ़ा होगा डेटा वर्ड, ये अपने आप में प्लूरल होता है, डेटम से ही तो करके प्लूरल डेटा है। डेटम का प्लूरल ही तो डेटा होता है, तो डेटा का और कितना प्लूरल करोगे? यहाँ पे डेटाज नहीं, डेटा ही लिखना पड़ेगा आपको। जो प्रेजेंट डेटा है वो ये शो कर रहा है कि इलिटरेसी रेट जो है ना, अनपढ़ता की जो रेट है, लिटरेसी नहीं इलिटरेसी रेट, अनपढ़ता की जो दर है वो पहले से कम आई है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी कम नहीं हुई अभी। इसमें बताइए जरा। शिवांगी, अंजलि, अशोक, मिस मनीषा, अंशुल, देविंदर, नायक, प्रिंस वर्मा, प्रिंस कुमार, बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। उसके जो एफर्ट्स हैं वो उसके लिए ज्यादा सक्सेस लेके आएंगे बजाय कि तुम्हारे एफर्ट्स के। मान लो कि कोई बंदा है, उसका भाई कोई काम करता है, तो वो अपने भाई की मदद कर रहा है, तो कोई समझा रहा है उसको कि भाई देख, उसके खुद के जो पर्सनल एफर्ट्स है ना, उसके खुद के जो एफर्ट्स हैं वो उसके लिए ज्यादा सक्सेस लेके आएंगे बजाय कि तेरे एफर्ट्स के। तो तू उसकी बेकाम में मदद मत कर, वरना वो जिंदगी में कुछ सीखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है उसके एफर्ट्स का तुम्हारे एफर्ट से। तो यहाँ पे देन के बाद योर अकेला पजेसिव एडजेक्टिव कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे योर एफर्ट्स लिखो या तो, लेकिन एक ही नाउन को दो दो बार क्यों रिपीट कर रहे हो? सीधा योर्स कर दो, योर्स का मतलब ही हो जाएगा योर एफर्ट्स। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। A large sign near entrance warns the visitor to be aware about bears। एक बड़ा सारा जो साइन बोर्ड लगा हुआ है एंट्रेंस के पास ही, वो चेतावनी देता है विजिटर्स को कि वो बियर से, भालुओं से सावधान रहें। अब अवेयर के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? अवेयर अबाउट समथिंग कि अवेयर ऑफ समथिंग? यू शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ हिम, यू शुड बी अवेयर ऑफ समथिंग। तो अवेयर के साथ प्रीपोजिशन आती है जी ऑफ। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। अब डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना। उसने डिनाई किया मतलब वो इस बात से मना कर दिया उसने कि वो प्रेजेंट था
ऑन द स्पॉट ऑफ अक्रेंस, जहां पे वो घटना हुई उस स्पॉट पे वो प्रेजेंट था, उसने इस बात से मना कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे डिनाई लिख रहे हो, डिनाई का मतलब ही मना करना होता है, तो फिर यहाँ पे नॉट लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने डिनाई कर दिया कि वो प्रेजेंट नहीं था, यानी इसका मतलब वो प्रेजेंट था। फिर डिनाई क्यों लिख रहे हो, फिर लिखो ही एक्सेप्टेड दैट ही वाज प्रेजेंट। तो डबल नेगेटिव लगाना प्रेफर नहीं करते अपन, तो यहाँ पे नॉट मत लगाओ। कुछ आई बात समझ में? इसमें बताओ जरा क्या आएगा। अगर दो या दो से ज्यादा मेंबर आपत्ति नहीं जताते उसके क्लब को ज्वाइन करने से, तो हमें उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर दो या दो से ज्यादा मेंबर आपत्ति नहीं जताएंगे उसके क्लब को ज्वाइन करने से, तो हमें उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किससे आपत्ति जतानी, उस इंसान से आपत्ति जतानी कि उसके ज्वाइन करने से आपत्ति जतानी? उसके क्लब को ज्वाइन करने से आपत्ति जतानी है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा ये, और ये जेरेंड बनेगा, नाउन बनेगा। यानी यहाँ पे इसके साथ एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, तो हिज ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। आपको पढ़ने सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सही है। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है बच्चे, ये गलत एरर निकाल रहे हो तुम। यू ऑब्जेक्ट टू समथिंग, ना कि यू ऑब्जेक्ट समथिंग। टू में कोई दिक्कत नहीं है, जो फालतू का एरर निकाल रहे हैं टू में गलती है, टू में गलती है, बच्चे कोई टू में गलती नहीं है। ही ऑब्जेक्टेड टू माई कमिंग लेट, उसने आपत्ति जताई मेरे लेट आने से। ऑब्जेक्ट के साथ टू आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि टू हटा दोगे तो गलत हो जाएगा। जो पहले राष्ट्रपति थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें उन्हें वर्ल्ड के हर टाइप के लोग जानते हैं, जानते थे। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा पैसिव के अंदर वैसे तो बाय प्रीपोजिशन आती है, लेकिन जैसे कुछ वर्ब है सरप्राइज के साथ एट आता है ना। सरप्राइज के साथ एट भी आता है, बाय भी आता है। नो के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, बाय आती है कि टू आती है? ही इज नोन टू मी की ही इज नोन बाय मी, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। जैसा लेक्चर के शुरू में पूछा था, ये लाइटों की ना पोजीशन मैंने थोड़ी सी चेंज करी है पहले से। तो पहले से लाइटिंग कुछ बेटर लग रही है, ऐसे रखूं कि पहले वाला बेटर था? आज कुछ लाइट थोड़ी सी बड़ी हुई लग रही है, कुछ फेस मतलब क्लियर लग रहा है पहले से? चलो जी, आ जाओ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ भेजा, पुलिस इंस्पेक्टर सेंट। अगर सेंट लिखोगे तो क्या भेजा फिर वो बताना पड़ेगा, आगे ऑब्जेक्ट लिखो। पुलिस इंस्पेक्टर सेंट अ पार्सल, अ नोटबुक, अ विटनेस, कुछ तो लिखो। सेंट अ टीम, सेंट अ कांस्टेबल। अगर ये एक्टिव में लिखना है तो फिर तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जब मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा तो मुझे ऐसा पता लगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर भेजा गया मेरे घर पे, और मेरे सब रूम्स की तलाशी ली गई, और सबके सब रूम्स को चेक किया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं भेजा, पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा गया। तो यहाँ पे पैसिव चाहिए, तो यहाँ पे वॉज सेंट लिखना पड़ेगा। अब पैसिव तो बहुत तरीके से बन सकता है, इज सेंट, हैज बीन सेंट, काफी तरीके से बन सकता है। लेकिन पहले अगर ये पास्ट इंडेफिनिट था तो बाद में पास्ट में रखोगे, इसलिए मैंने वॉज सेंट से बनाया। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा।
विनायक, पुलक, आरती, मुकुंद, दीपा, बहुत बढ़िया। इसमें बताओ भाई क्या आएगा। 1 घंटे की जर्नी में, विद इन एन आवर जर्नी, 1 घंटे की जर्नी में हम जयपुर पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे अप्रोच और नियर, ये कैसे हो सकता है। अप्रोच तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपनी कल परसों की कुछ एरर में ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, है ना, शायद पेपर डिस्कशन में आया था, क्लोज टेस्ट टाइप की फिलअप कर रहे थे अपन, अप्रोच और नियर दोनों दे रखे थे, वहां ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, सीपीयू के पेपर डिस्कशन में आई थी ये चीज। तो अप्रोच वर्ब ट्रांजिटिव होती है, अप्रोच के साथ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा नियर वगैरह। अप्रोच जयपुर। नेक्स्ट आ जाइए। और जिनको लग रहा है कि आर पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता बच्चे, इसमें कोई गलती नहीं है। टाइम को बताने वाले टाइम, डेट, डे, वैल्यू, टाइम, वैल्यू, लेंथ, इनको बताने वालों के साथ आपने नाउन चैप्टर में पढ़ा होगा कि अपोस्ट्रोफी एस अलाउड होता है, भले ये नॉन लिविंग हो। 2 days लीव आपने ऐसे करके एरर पढ़ा होगा, 2 day अपोस्ट्रोफी एस, 2 days लीव, वो सही होता है। टाइम को, लेंथ को, वैल्यू को और वेट को, इनको बताने वाले जो नॉन लिविंग वर्ड भी होते हैं उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड होता है, आपने नाउन चैप्टर में पढ़ा होगा। अप्रोच के साथ टू, आशीष भाई कह रहे हैं अप्रोच के साथ टू आता है बच्चे, वो तब आता है जब अप्रोच नाउन होता है। अप्रोच जब नाउन होता है तब आएगा कि यहाँ की अप्रोच डिफिकल्ट है ऐसे करके। यहाँ पे अप्रोच वर्ब है तब ये ट्रांजिटिव है। इसमें बताओ भाई क्या आएगा। उसने कहा था वो हमेशा रखता था अपनी पॉकेट में एक बंडल 100 रुपए के नोटों का। उसने कहा था कि वो हमेशा रखता था एक बंडल अपनी जेब में 100 रुपए के नोटों का। अब यहाँ पे पहली बात तो ये अब बंडल ऑफ है। अब बंडल ऑफ है, इसका मतलब बंडल में एक नोट तो होगा नहीं, पहली बात तो यहाँ नोट्स आएगा। दूसरी बात, जब एक नाउन, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब एक नाउन दूसरे के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है, 100 रुपए के नोटों का बंडल है, तो यानी ये 100 रुपए जो है नोट की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा नोट है, 100 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, तो यहाँ पे ये एस हट जाएगा, तो 100 रुपी नोट्स हो जाएगा ये। इसमें बताइए जरा। एक चीज, एक अच्छा डाउट है, ये बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे कीप लिखना चाहिए। पास्ट की हैबिट तो भी हो सकती है ना बच्चे, पास्ट की हैबिट V2 से, यूज टू प्लस V1 से, यानी यूज टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से दिखाई जा सकती है। और वैसे भी मेन क्लोज आपका पास्ट में, तो इसको पास्ट में लिखना पड़ेगा। वो ऐसा कहता था कि वो रखा करता था 100 रुपए के बंडल। वो ऐसा कह रहा है कि भैया पहले हम अमीर हुआ करते थे, पहले तो भैया मेरी जेब में हमेशा 100 रुपए का एक बंडल रखा करता था मैं, 100 रुपए के नोटों का। तो पास्ट की हैबिट भी तो हो सकती है, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें बताइए। अब इसके अंदर काफी लोग एरर निकाल रहे हैं इसके अंदर। आई अर्न 10,000 रुपीज पर मंथ, या तो आप ऐसा लिख दें और अ मंथ लिख दें, बात एक ही है बच्चे। अ मंथ लिख दें, पर मंथ लिख दें, बात एक ही है, बल्कि ये वाला छोटा है, कंसाइज है, प्रेफर इसको किया जाता है। ही अर्न्स 50,000 रुपीज पर मंथ लिख दो चाहे अ मंथ लिख दो, बोथ आर करेक्ट। बल्कि अगर प्रेफर करने की बारी आए तो अ मंथ को प्रेफर किया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें ओनली की पोजीशन में है। कल भी आया था एक ऐसा एरर जो बहुत बच्चों ने गलत किया था, कुछ याद आ रहा है। दिक्कत है यहाँ ओनली की पोजीशन में। वो सिर्फ कमाता है, हालांकि वो सिर्फ कमाता है, कि हालांकि वो कमाता है सिर्फ 6,000 रुपए। आपको इस ओनली को यहां लिखना चाहिए था सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था ये वर्ड बड़े डेंजर होते हैं। ओनली हो गया, टू हो गया, जस्ट हो गया, इवन हो गया, इनकी पोजीशन जैसा मीनिंग देना बड़ी सोच समझ के लगानी पड़ती है। इसमें बताओ जरा क्या एरर है।
ये बात तुम्हारे लिए ऑब्वियस होनी चाहिए, ये बात तुम्हारे लिए ऑब्वियस होनी चाहिए कि अगर तुम उसे लगातार बॉदर करते रहोगे, अगर तुम ऐसे ही परेशान करते रहोगे उसे, तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। अब आपने परसिस्ट वर्ब के साथ सुन रखा होगा, परसिस्ट वर्ब के साथ प्रीपोजिशन क्या इडियोमेटिक है, परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, परसिस्ट इन डूइंग समथिंग। मोनू बच्चे किसी व्यक्ति से एंग्री होते हो तो विद आता है, किसी चीज पर एंग्री होते हो तो एट आता है, विद में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे परसिस्ट के साथ इन आएगा, दिक्कत इसमें ये है, इफ यू परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, यू शुड परसिस्ट इन, यू शुड परसिस्ट इन स्टडिंग फॉर द एग्जाम, यू शुड परसिस्ट इन कीपिंग योर रूम क्लीन। तो परसिस्ट इन डूइंग समथिंग का मतलब होता है उस काम को करते रहना, परसिस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन इडियोमेटिक है। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। अब आपने पढ़ रखा होगा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ आपको V2 का यूज करना चाहिए। अरे कुछ याद आ रहा है? ये बेसिकली सब्जेक्टिव मूड होता है, ये सही समय है, मतलब ये सही समय था कि तुम अपने बच्चों को स्कूल ले जाओ, ये सही समय था कि तुम अपने बच्चों को स्कूल ले जाओ, लेट हो गए हो यानी तुम। तो ये जो जाओ वाली सेंस होती है ये बेसिकली पास्ट सब्जेक्टिव मूड से आती है, आपको V2 लगाना पड़ता है यहाँ पे। ये कोई टेंस नहीं होता, ये कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, नहीं तो बच्चा सोचता है ये प्रेजेंट में लिखा हुआ, ये पास्ट में कैसे आ गया, सब्जेक्टिव मूड होता है। कंडीशनल चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, ये पढ़ाया टेंस में जाता है, लेकिन इसका लॉजिक जो इस रूल के पीछे का लॉजिक होता है वो सब्जेक्टिव मूड पे होता है। चलो जी, अब ये वोकैब के 5 सवाल हैं, जल्दी से बताओ। टिल्ट का सिनोनिम बताओ। अगर आप किसी चीज को टिल्ट करते हो या कोई चीज, टिल्टेड वर्ड आपने बहुत सुना होगा, टिल्टेड। अगर कोई चीज टिल्टेड होती है तो वो स्टेट से ऐसे झुकी हुई होती है, यानी स्लांट। टेंडर का, टेंडर का एंटोनिम, टेंडर का एंटोनिम, टेंडर का उल्टा बताना है। ये आपने मीट वगैरह के लिए बहुत बार सुना होगा है ना, कि मीट कैसा होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए, यानी सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत बार आपने ये व्लॉगिंग चैनल, ये फूड वूड वाले जो होते हैं, इसमें आपने सुना होगा, या कोई रेसिपीज की वीडियो देखी होगी तब देखा होगा, कैसा मीट था जी, टेंडर मीट था, सॉफ्ट मीट था। ये बहुत बार वर्ड यूज होता है उसके लिए, टेंडर। तो ये सॉफ्ट तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, रफ इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए। इफ समथिंग कॉस्ट्स यू एन आर्म एंड लेग, अगर कोई चीज आपको एक आर्म और लेग के बराबर, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि तेरे हाथ और टांग कटवा दिए जाएं कितनी कीमत लेगा, तो बहुत पैसे मांगेगा। यानी कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, मतलब कोई चीज इतनी महंगी है कि उसके बदले में तो अपने हाथ पांव भी बेच दें तो भी उतने पैसे ना आए। जैसे अपन बोलते हैं ना आईफोन वगैरह के लिए, भैया किडनी बेच दी क्या आईफोन लिया है, वेरी एक्सपेंसिव, वही सीडीएम का मतलब है। इसमें बताओ जरा। एक पर्सन जिसका कोई सेटल्ड घर ना हो, कोई रेगुलर वर्क ना हो, जो इधर उधर भटकता रहता है, काम वाम की तलाश में, अक्सर भीख वगैरह मांग के अपना गुजारा करता है, क्या बोलते हैं उसको? वैगरेंट, वैगाबॉन्ड, और ये इस टाइप के वर्ड काफी सुने होंगे आपने। हाँ जी, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इजी है, जल्दी से बता दो ये तो। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? एग्जाम्पलीफाई की स्पेलिंग गलत है, ए नहीं आएगा इसमें। अब आप अपना स्कोर कमेंट करके बताओ भाई। बच्चे कल से मेरा एक बैच चालू हुआ अन अकेडमी पे, रोज रोज बैच नहीं आते मेरे,
ये नहीं है कि हर हफ्ते एक चैप्टर खत्म हुआ लो जी नया बैच, फिर दूसरा चैप्टर खत्म हो गया लो जी नया बैच। मेरे को पहले कम से कम 20 क्लास में बेसिक पढ़ाना होता है, क्योंकि मैं रूल रटाता नहीं हूँ, समझाता हूँ उनको। तो जो बच्चा बेसिक है जिसके क्लियर नहीं है वो आगे मुझसे समझ ही नहीं पाता। 2 महीने में कुल एक थ्योरी का बैच आता है मेरा, जो ये 22 जुलाई को लॉन्च हुआ है। अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, खास करके वो बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं और मेरे वीडियो से जिनको फायदा हुआ है। इसका टाइमिंग है शाम को 6:15 बजे से 7:45। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो भाई, इसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। जिनको भी पढ़ के फायदा हुआ है शेयर जरूर करना भाई। शुरुआत के 1-2 दिन में जो एडमिशन होने होते हैं वो होते हैं बैच में, उसके बाद कोई फायदा नहीं है शेयर करने का। अगर मन में है शेयर करना, मेरी कोई वीडियो से फायदा होता है तो कर देना भाई। आज रात को 10 बजे वो सीपीयू वाली क्लास भी है भाई, वो कल हो नहीं पाई थी, कल गले में थोड़ा दर्द हो गया था यार ज़्यादा, अभी भी है लेकिन कोई नहीं, कोशिश करूंगा आज ले पाऊँ उसको। आज रात को 10 बजे वो सीपीयू वाली क्लास है, उसका मैंने टेलीग्राम पे, फेसबुक पे दोनों जगह लिंक डाल रखा है। अभी के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी 10 बजे वाली क्लास में।